देखो, टमाटर के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो टमाटर आजकल बहुत न्यूज़ में है। तो आज के अखबार में आया है कि साउथ इंडिया में कोलार डिस्ट्रिक्ट में जो एक फार्मर अपनी टमाटर की फसल दिखा रहा है, तो उसमें लीफ कर्ल डिजीज़ हो गई है। तो ये डिजीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। लीफ कर्ल डिजीज़, तो इसमें क्या होता है कि जो पत्ते हैं टमाटर के वो कर्ल हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये जेमिनी फैमिली के वायरस से होती है। वायरसों की भी एक फैमिली होती है, बैक्टीरियाज की भी फैमिली होती है। तो वायरस की जो जेमिनी फैमिली है, उस फैमिली का ये वायरस है जिससे ये होती है। तो ध्यान रखना, लीफ कर्ल डिजीज ऑफ टमेटोज इज कॉज्ड बाय वायरस। देखो, जनरली एक्सप्रेसवेज जो बनते हैं वो बनते हैं कि फास्ट मूविंग ऑफ गुड्स एंड कोई आदमी जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो वो जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँच सके। तो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स और कार वगैरह ये सब चलती हैं उस पर मैक्सिमम। तो जनरली देखा क्या गया है, तो उस पर ऑटो और टू व्हीलर्स भी चलने लगते हैं। तो उसकी वजह से, क्योंकि ऑटो वाले भी कहीं भी घुसा देते हैं अपनी ऑटो को, और बाइक वाले भी लहरा लहरा के चलते हैं, खाली रोड मिलता है तो, ठीक है। और इतनी समझ तो है नहीं लोगों में, लाइफ प्यारी है नहीं, स्टंट ज़्यादा प्यारे होते हैं जनरली। तो इसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि सरकार सोच रही है कि हम बेंगलोर मैसूर हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पे ऑटोज़ और टू व्हीलर्स को बैन कर दें, कि वो चलेंगे ही नहीं वहाँ। अब चलेंगे नहीं तो एक्सीडेंट नहीं होंगे भाई। बहुत बड़े बड़े लोग मारे गए हैं। रायबरेली का भी एक बहुत ही बिलेनियर बिजनेसमैन था, उसकी डेथ हो गई थी, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी। शायद साइरस मिस्त्री भी, जो टाटा कंपनी का था, और वो भी, उसकी भी डेथ एक्सीडेंट में हुई थी। तो समझ रहे हो कि नहीं, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। बहुत सारे लोग मरते हैं, ये तो अमीर अमीर लोग हैं। तो 1.5 लाख लोग पर साल मरते हैं एक्सीडेंट से। ये चीज़ बहुत ही समझने वाली बात है। इतने तो कोरोना से नहीं मरे थे 2 साल में, ठीक है। इट इज़ बिगर थ्रेट देन कोविड एक्सीडेंट्स, ठीक है कि नहीं। तो ये फैसला लेना बहुत ज़रूरी है सरकार का, ठीक है। और आप लोग भी अपनी राय दे के बता सकते हैं कि ये ठीक है फैसला, ऐसा अगर सरकार लेती है तो ठीक रहेगा कि गलत रहेगा, या कोई और रूल आने चाहिए, ठीक है ना। तो इस पर अपनी राय देना मुझे कमेंट में। देखो, तेलंगाना में कोथागुडेम लेजिस्लेटर, जो वहाँ का लेजिस्लेटर था, उसका नाम था वानवा वेंकटेश्वरा राव, वेंकटेश्वर राव, ठीक है। तो इसका इलेक्शन नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ये समझने की बात है। तो अब चूंकि 2018 में भाई साहब का इलेक्शन हुआ था, और 2023 आ गई, अब दोबारा से इलेक्शन आ रहे हैं। 5 साल तक भाई साहब पूरे एमएलए रहे हैं। उसके बाद हाई कोर्ट पे भी जाहिर सी बात है इन्होंने दबाव तो डाला ही होगा कि हमारा वो रद्द नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब टाइम खत्म होने वाला है, तो इन्होंने कह दिया कि अब रद्द कर दो, अब कोई मतलब नहीं है, 5 साल तो मौज काट ही ली हमने, ठीक है। तो हाई स्कूल कह रहा हूँ, हाई कोर्ट ने इनका जो इलेक्शन था वो वॉइड घोषित कर दिया गया है। और जो इनकी जगह पे जीतने वाले थे दूसरे व्यक्ति, उनको विद इफेक्ट फ्रॉम 2018 रेट्रोस्पेक्टिव में उनको एमएलए बनाया गया है। मतलब तुम 2018 से ही एमएलए रहे हो, ठीक है। तो उनको पूरी सैलरी इनसे लेके उनको दे दी जाएगी, और पेंशन वगैरह जो मिलती है या जो भी पक्ष मिलते हैं वो सब इनको मिलेंगे। लेकिन वो भौकाल नहीं रह पाएगा इनका, वो 5 साल चूंकि निकल चुके हैं, ठीक है। और इनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था क्योंकि इन्होंने एफिडेविट में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी चुनाव के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कोर्ट को, हाई कोर्ट को 5 साल लग गए उस एफिडेविट को गलत प्रूफ करने में। ये हमारी जुडिशरी का हाल है। देखो, इसराइल में पिछले 5 साल में 4-5 बार तो चुनाव हो चुके हैं। तो इस समय जो गवर्नमेंट चल रही है वो ल्यूकिड पार्टी के बेंजामिन नेतन्याहू इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस समय इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं पिछले 5-6 महीने से, क्योंकि नेतन्याहू चाहते हैं जुडिशरी में रिफॉर्म करना। वो जुडिशरी में लॉ ला के रिफॉर्म कर देना चाहते हैं। तो वो लॉ पहले तो चल रहे थे कि ऐसा लॉ आना ही नहीं चाहिए, तो प्रोटेस्ट हुए काफ़ी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हम लॉ नहीं लेके आएंगे। लेकिन ये फिर से ऐसा लॉ लेके आ गए, वो पास हो गया है। तो इस पर फिर से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, आ चुका भी है शायद ये किसी पेपर में, कि इस समय ऐसा कौन सा देश है जिसमें जुडिशरी रिफॉर्म्स को लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इसमें डॉक्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है प्रोटेस्ट में, ठीक है। अब इलाज नहीं हो रहे हैं वहाँ पे। तो ये समझने की बात है, ठीक है। ये इसराइल है जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखो, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को नल एंड वॉइड कर दिया था। केवल केवल वो क्लॉज रहने दिए थे जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो
ये नल एंड वॉइड इसलिए किया था क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो भी लॉ बनेगा उसमें केवल और केवल स्टेट ही लॉ बना सकती हैं, अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीके से लॉ बनाएंगी, ठीक है। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ये होता है क्योंकि वो इंटर स्टेट होती हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकती है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ चलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये नया लॉ लेके आई है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को के लिए। तो इसमें रेगुलर इलेक्शंस होंगे ये बताया है उन्होंने, और इनके इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन है, तो उनकी लाइंस पर एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो बस ये दो चीज़ें ध्यान रखने की बात है। और और एक और बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई हैं, ठीक है। और ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2011 में, ओके। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न कर दिया गया है इसके लिए, और एक शेड्यूल ऐड किया गया था, शेड्यूल 9B कोऑपरेटिव्स के लिए। तो ये तीन चीज़ें भी ध्यान रखने की हैं। देखो, आज से साल भर पहले तालिबान का कब्ज़ा हो गया था अफ़गानिस्तान पे। तो पहले तालिबान ने मना किया कि फ़ीमेल्स जो है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ नहीं सकती हैं, तो उनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में बैन कर दी। फिर उन्होंने कहा कि अब फ़ीमेल्स स्कूल में भी नहीं पढ़ेंगी, ठीक है कि नहीं, तो इनकी एजुकेशन स्कूल में भी बैन कर दी। फिर अभी हफ्ते भर पहले एक नया नोटिस आया था कि जो वुमेन्स हैं वो फीमेल डॉक्टर्स के पास ही जाएंगी दिखाने के लिए, मेल डॉक्टर के पास दिखाने जा ही नहीं सकती हैं। अब देखो, आयरनी इसमें ये है कि एजुकेशन तो फीमेल्स की पहले से ही बंद है, तो फीमेल डॉक्टर तो हो ही नहीं सकती हैं। भाई जब एजुकेशन नहीं है तो डॉक्टर कहाँ से बन जाएंगी फीमेल्स। तो भाई वो डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकती फीमेल डॉक्टर के पास, और मेल के पास जाना उन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है। तो आज एक नया फिर फरमान आया है कि जो अफ़गानिस्तान में जो सैलून है, जो ब्यूटी पार्लर टाइप की चीज़ें हैं, तो अब फीमेल ब्यूटी पार्लर में भी नहीं जा सकती हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये तुगलकी फरमान कहो या इसे तालिबान। देखो, इंडिया ने अभी हफ्ते भर पहले राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। वर्ल्ड में 40% जो राइस एक्सपोर्ट होते हैं वो इंडिया से ही होते हैं, ओके। तो आईएमएफ ने बोला है कि ऐसे तो तहलका मच जाएगा भाई, पूरे विश्व में इन्फ्लेशन हो जाएगा। यूएसए में तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएसए को होते हैं, ठीक है। चाइना ने भी अब ख़रीदना शुरू कर दिया था इंडिया से, तो कई कंट्रीज़ में जाते हैं। तो यूएसए में तो होर्डिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब लोग अभी से राइस के 3-3 4-4 बैग खरीद खरीद के घर पर रख ले रहे हैं कि बाद में दाम बढ़ेंगे तो हम कहाँ से ले पाएंगे, ठीक है ना। तो ये समझने की बात है। तो आईएमएफ ने चिंता जताई है कि जो इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट को बैन किया है उससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकता है, ओके। तो भाई इंडिया तो अपना इंटरनल चीज़ें देखेगी ना। अब चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है तो फसल को नुकसान हो गया है, बेमौसम भी बारिश हो गई थी उससे भी ज़्यादा फसल को नुकसान हुआ था, है ना। तो इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं आए इसलिए ये फैसला लिया गया है। वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये हम बाद में देखेंगे, पहले इंडिया में क्या हो रहा है ये देखा जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये समझने की बात है। देखो, अभी इंडिया बांग्लादेश की सीरीज हो रही थी, वनडे सीरीज, जिसमें एक मैच तो इंडिया जीत गई थी, एक मैच बांग्लादेश जीत गई थी। तो थर्ड ओडीआई में क्या हुआ कि थर्ड ओडीआई ड्रॉ हो गया, तो इसलिए पूरी सीरीज ही ड्रॉ हो गई थी। लेकिन जो एम्पायरिंग हुई थी थर्ड ओडीआई में वो बहुत ही बकवास हुई थी। चूंकि ये बांग्लादेश में मैच हो रहा था तो एम्पायर भी बांग्लादेश के ही थे मेरे हिसाब से शायद। मतलब ऐसे गली क्रिकेट में भी ऐसी एम्पायरिंग नहीं होती है, मुझे भी खड़ा कर देते तो शायद मैं अच्छी एम्पायरिंग कर लेता। तो इतनी घटिया एम्पायरिंग हो रही थी, तो हरमनप्रीत कौर को एलबीडब्ल्यू दे दिया गया था जबकि वो आउट नहीं थी। तो इस पर जो है इन्होंने बच्चों जैसी हरकतें की वहाँ पे, जब मैच ड्रॉ हो गया, सीरीज ड्रॉ हो गई। तो इनका बिहेवियर बहुत ही रूड था, इन्होंने सरेआम क्रिटिसाइज़ किया उनको। फिर ट्रॉफी रिसीव रिसीव करते समय भी इन्होंने नौटंकी की। तो इस तरह का बिहेवियर एक इंटरनेशनल प्लेयर को शोभा नहीं देता है, ठीक है। हाँ, जो कुछ गलत हुआ, हालांकि एम्पायर ने जो किया वो गलत किया, लेकिन इट इट डज नॉट अलाउ अ प्लेयर टू बिहेव इन सच अ मैनर, ओके। इसकी कंप्लेंट की जाती इंटरनेशनल लेवल पे, बीसीसीआई मुद्दा उठाती तो वो चीज़ें हो जाती, लेकिन एज अ इंडिविजुअल प्लेयर ये सब करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है ना। और एथिकली भी ये रॉन्ग है क्योंकि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, दूसरी कंट्री में जाते हो, तो आपका बिहेवियर बेसिकली इंडिया का बिहेवियर माना जाता है, ठीक है ना। और आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
कि ये सही किया उसने नौटंकी करके कि गलत किया, ये सब आप बता देना मुझे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने 9,300 फेक जीएसटी अकाउंट्स को सीज किया है, ठीक है ना, जिसमें 11,000 करोड़ का टैक्स इवेजन हो रहा था। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें ध्यान देने के लिए ज़रूरी है। सीबीआईसी क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। तो सीबीआईसी क्या है? ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज एक्ट 1963 के तहत। ओके, सीबीआईसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एक्ट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज एक्ट 1963। रिमेंबर दिस। देखो, आज 26 जुलाई को इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम्स होता है। ओके, वेटलैंड डे होता है आपका 2 फरवरी को, लेकिन इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम होता है 26 जुलाई को, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो, 1980s में एफबीआई ने एक फेक कंपनी बनाई थी। फिर उस कंपनी को बना के उसने अपने एमपीज को ब्राइब करने की कोशिश की थी, ठीक है ना, रिश्वत देने की कोशिश की थी। तो 25% जो एमपीज थे उन्होंने तो रिश्वत ले ली, और फिर एफबीआई ने क्या किया, उनको कोर्ट में घसीट के ले गया और उनको कन्विक्टेड घोषित करके जेल में डाल दिया गया। ऐसा इंडिया में भी हो सकता है। इंडिया में अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि 400 कितने 543 एमपीज हैं पार्लियामेंट में। मुझे लगता है कि सब के सब घूस खाएंगे, एक आध दो को छोड़ दो तो, है ना, तो सभी कन्विक्टेड हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। ये जो मुथुरई बुक है अव्यार की, ये हमको बताती है कि तुम राइचियस पीपल के पास जाओगे और अच्छी बातें सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग ठीक रहेगा। तो मुथुरई को मदुरई भी पढ़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये अव्यार की बुक है, ये याद रखना। ये थिरुकटुकम बुक है नल्लाटनार की। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बिलोंगिंग्स टू संगम एज टेक्स्ट पतलेन किनकनक्कू, पदनेन किनकनक्कू। ओके, तो ये सुबह सुबह नहाना चाहिए, और कुछ मसाले वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में ये सब चीज़ें बताता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ठीक है। थिरुकडुकम, बुक ऑफ नल्लाटनार। ओके, असारा कोवई या कहो अचारा कोवई, ये बुक है पेरुवन पेरुवयन मुल्लियार की। ये भी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। इट ऑल्सो बिलोंग्स टू पदनेन किलकनक्कू संगम एज टेक्स्ट। ओके, तो देखो, आज ये क्विज आई है, इसमें है फर्स्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा, जीवी मावलंकर। ये सभी को पता होता है, ठीक है। अब ये क्विज में पूछा है 1977 में कौन सा स्पीकर बना था, तो ये था KS हेगड़े। तो 1977 तो ऐसा कोई एज ईयर नहीं है ना, जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस गई थी पार्टी से, तो केवल इतना हुआ था। तो ये आप लोग सोचोगे कि 1977 पूछने का क्या मतलब बनता है, तो चूंकि यहाँ न्यूज में दे रखा है KS हेगड़े, तो इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। दिस स्पीकर मैनेज टू बी अ फर्स्ट व्हेन इलेक्टेड एज स्पीकर इन 2009 सॉरी, ठीक है। तो जब पहली थी, तो मतलब ये पहली महिला थी, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, मीरा कुमार। ध्यान रखना इसको। ओके, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, नीलम संजीव रेड्डी। इसके बारे में आप क्या जानते हैं नीलम संजीव रेड्डी के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। दिस पर्सन सर्व्ड एज स्पीकर फॉर 2 years इन लेट 1960s एंड अर्ली 1970s। तो ये है गुरडियल सिंह ढिल्लो। तो ये आप याद रखना इसका नाम, ठीक है। ये क्विज एक बार पढ़ लेना।